सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्टर साहिबान बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान में महंगाई यानी इन्फ्लेशन की शरह कम से कम होती चली जा रही है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी टिपिकल रिएक्शन, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि जब आप IMF से लोन लेते हैं तो आपकी काफ़ी माली सूरत हाल बेहतर होती है, बट दिस इज़ जस्ट अ ब्रीदिंग स्पेस दैट यू बाय आउट। लेकिन कई दफ़ा आपने ये इस्तिलाह ज़रूर सुनी होगी कि पाकिस्तानी इकॉनमी को आप पैनाडोल दिए जा रहे हैं, जबकि इसको ज़्यादा सख्त ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लेकिन ये जब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो इससे काफ़ी नुकसानात होते हैं। आज हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में ये बात करेंगे कि पाकिस्तानी ओवर यूज़ करते हैं एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स का। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पूरी दुनिया का एक मसला बनता चला जा रहा है। बिकॉज आप समझे कि जिस तरह उर्दू में एक मुहावरा है ना कि चूंटी को मारने के लिए आपने तोप का इस्तेमाल किया है। जब आप ये बार बार करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस ख़त्म होती चली जाती है। इसके साथ साथ जो वायरसेस और जो इन्फेक्शंस हैं वो भी ज़्यादा ताकतवर होते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, दे इवॉल्व एंड दे बिकम स्ट्रॉन्गर। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक तकरीबन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से भी ज़ायद लोग जो होंगे वो शिकार हो सकते हैं अमवात का, ओनली बिकॉज दे विल बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और बग्स इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि फिर उनके इलाज मुमकिन नहीं होगा और वो ला इलाज होने की वजह से मौत के घाट उतर सकते हैं। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि क्या वजह है। जिस तरह कोई दवाई खाते हैं, जिस तरह हम पेन किलर्स को समझते हैं कि भाई हल्का सा सर में दर्द हुआ तो फौरी तौर पे उसकी तरफ जाया जाए, यही हाल हमारा एंटीबायोटिक्स के साथ क्यों है। डॉक्टर नूर सहर अबरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑफ फैमिली मेडिसिन एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि पाकिस्तानियों की इतनी रुग़बत एंटीबायोटिक के साथ बढ़ती क्यों जा रही है? Thank you so much, Sidra, for inviting me on show. I think हमारे पास ये मसला जो है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और इसके अंदर जो है ऑब्वियसली जो शरह है वो वाकई में बढ़ती चली जा रही है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि बाय द वर्ड ऑफ माउथ लोग जो है वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कि हमारे पास जो है वो ये हमें भी इसी तरह की अलामात हुई थी, नज़ला, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, और हर चीज़ के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़रूरी समझा जा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हमें समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि जैसे कि आपको ये शुबा नहीं होता कि मुझे डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ की दवाई लेना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से आपको एंटीबायोटिक की दवाई ऐसी शुबे के तहत लेनी नहीं चाहिए। जब तक आपके एक्सपर्ट या आपके फिजिशियन आपको उस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब ना करें, तब तक आपको उस एंटीबायोटिक को ना ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर नूर, एक चीज़ की वजाहत चाहूँगी, क्या एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में लेनी चाहिए? बिकॉज कई दफ़ा हम ये देख रहे हैं जो आम लोगों का रुझान है, वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्या कोई असर करता है? ऑब्वियसली यही वजह है कि लोगों को इस चीज़ की पहचान नहीं है ऑब्वियसली, और ये जो डिसीजन होता है ये आपके फिजिशियन और एक्सपर्ट्स का डिसीजन होता है कि किस केस में जो है वो एंटीबायोटिक की नीड है। ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, इट डजंट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। सो अगर हम वायरस के अगेंस्ट या कोई ऐसी माइनर एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स हैं हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, वो जो है उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा देखने में इस तरह से आ रहा है कि हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस केसेस आ रहे हैं, ऐसी बीमारियां आ रही हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक वर्क नहीं करी, बिकॉज हमने खुद अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस के तहत जो है वो ढाल लिया है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर नूर, थोड़ी सी बात डोजेज के हवाले से भी करना चाहेंगे। इसमें दोनों प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं। ओवर डोजेज भी, जहाँ पे लोग बिल्कुल एक पेन किलर के तौर पे एंटीबायोटिक का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मेरी तो दर्द या मेरी तो तकलीफ़ एंटीबायोटिक के बगैर ख़त्म ही नहीं होती। और दूसरी तरफ जब आप रिक्वायर्ड डोजेज, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपने 3 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी है, 1 दिन के बाद आपको अपने सिम्टम्स में बेहतरी महसूस हुई और आपने उसका साइकिल तोड़ दिया, दोनों के नुकसानात क्या होते हैं? कई लोग ये समझते हैं कि कम एंटीबायोटिक लेने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप यानी आपने अपनी इम्यूनिटी को एक तरह से थोड़ी सी सपोर्ट भी दी, लेकिन आपने उस इन्फेक्शन को पूरी तरह ख़त्म होने नहीं दिया। इसका क्या नुकसान हो सकता है?
ऑब्वियसली जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, उसकी डेफिनेशंस में हमारे पास यही चीज़ें आती हैं सिद्रा, कि या तो आप जो है वो एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज़ करें, या फिर एंटीबायोटिक जो है वो प्रॉपर डोजेज या प्रॉपर ड्यूरेशन के तहत ना लें। और दोनों के नुकसानात जो है वो हमारे पास बॉडी के रेजिस्टेंस के तहत ही आते हैं। बॉडी जो है वो आपकी जो नॉर्मल बॉडी के बैक्टीरिया होते हैं वो भी आपके जो है वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। और फिर जो अगर आपकी बॉडी किसी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को जो है वो कैच करती है, तो फिर उसके अंदर भी आपको जो है जो आम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपकी बॉडी पर असरअंदाज नहीं होती। ये इसी वजह से होता है कि हम उसकी प्रॉपर डोजेजेस नहीं ले रहे और हम जो है वो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आप डॉक्टर के कहे के मुताबिक एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ पोस्ट एंटीबायोटिक इस्तेमाल के जो सिम्टम्स आपके सामने हैं, कई लोगों को वीकनेस महसूस होती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, लिथार्जी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जब आपका एंटीबायोटिक का, अगर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का कोर्स किसी तरह आपको प्रिस्क्राइब हुआ है, तो डॉक्टर नूर उसके बाद रिकवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिकवरी के लिए किसी भी इन्फेक्शन के बाद इधर आपको एंटीबायोटिक की नीड पड़ रही है या नहीं पड़ रही, और इफ़ यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको जो है वो अपनी जो डाइट है उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने वाटर इनटेक को जो है वो आपने मॉडिफाई करना ज़रूरी है। कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी आपने जो है वो इस्तेमाल करने हैं। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। और जो फल हो गए, ग़िज़ा के अंदर फल हो गए, मशरूबात हो गए, फ्रेश जूसेस हो गए, और प्रोटीन रिच प्रोटीन डाइट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी जो तवानाई है उसको वापस ला सकते हैं। कुछ लोग जो है वो अननेसेसरी मल्टीविटामिन प्रोलॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, कि आप अपनी तरफ से ना लें। सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा में आपकी ग़िज़ाई तब्दीलियों के तहत आप उस कमज़ोरी को कम्बैट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक छोटा सा आखिरी सवाल, जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हों तो किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए? क्या इस दौरान आप अपनी विटामिन्स, अपने सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? खाने पीने की किसी चीज़ से आपको एहतियात करनी चाहिए? इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। कुछ एहतियात ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के साथ नहीं होती, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि हमें जो है वो पेशेंट्स को बताना होता है कि आपने जो है अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके अपनी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की वजह से आपके स्टमक को अपसेट कर सकती हैं, आपके गट को अपसेट कर सकती हैं। तो उसके लिए जो है वो अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, अपने खाने पीने का जो है वो ड्यूरेशन, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। और बाकी आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आप अपने जो है वो फिजिशियन से पूछ के किस तरह की एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब की जा रही है, कि उसकी इंटरेक्शन तो नहीं होगी आपकी किसी और दवाई के साथ। मोस्टली एंटीबायोटिक के अंदर नहीं होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से बाज आई है, क्योंकि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यू डोंट हैव द एक्सपर्ट ओपिनियन कि कब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। इज़ इट अ वायरल इन्फेक्शन, इज़ इट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन? दूसरा ये कि डोजेज का ख़ास ख्याल रखिए। फिजिशियन ने आपको जितनी मुद्दत के लिए जितनी डोजेज की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है उससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। अगर आपको अपने सिम्टम्स में कोई कमी नहीं लगती तो अपने फिजिशियन से रुजू करें।